Hello students, from today we are going to start our next chapter, chapter 18, body fluids and circulation. इस चैप्टर में हम बॉडी फ्लूइड्स, बॉडी में जो डिफरेंट फ्लूइड्स प्रेजेंट होते हैं जैसे कि ब्लड हो गया, प्लाज्मा हो गया, डब्ल्यूबीसीज हो गया, आरबीसीज हो गया, ठीक है, उनके बारे में पढ़ेंगे और उनका सर्कुलेशन पूरी बॉडी में किस तरीके से होता है ये पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ब्लड क्या होता है। देखो, ब्लड एक स्पेसिफिक कनेक्टिव टिश्यू होता है जिसमें कुछ फ्लूइड जो है वो मिक्स रहते हैं, ठीक है ना, जैसे कि मैट्रिक्स फ्लूइड, प्लाज्मा और कुछ फॉर्म्ड एलिमेंट्स उसमें प्रेजेंट रहते हैं ब्लड में, ठीक है ना। तो सबसे पहले प्लाज्मा। प्लाज्मा जो है एक स्ट्रॉ कलर्ड फ्लूइड होता है, विस्कस फ्लूइड होता है, मतलब कि थोड़ा सा गाढ़ा फ्लूइड होता है, जिसमें 55% ऑफ ब्लड जो है वो प्रेजेंट रहता है। 90 से 92% प्लाज्मा जो है वो वाटर होता है, ठीक है। प्रोटीन कंट्रीब्यूट 6 to 8%, वहाँ पर प्रोटीन जो होता है 6 to 8% होता है, और कुछ अदर एलिमेंट्स होते हैं लाइक फाइब्रोनोजन, ग्लोब्यूलिन्स, एल्ब्यूमिन्स, इस तरीके के कुछ प्रोटीन्स जो है वो भी प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। फाइब्रोनोजन जो होता है वो क्लॉटिंग और कोगुलेशन के लिए ब्लड में ज़रूरी होता है। प्लाज्मा में जो फाइब्रोनोजन प्रेजेंट होता है वो क्लॉटिंग के लिए हेल्पफुल होता है, मतलब कि ब्लड के जो ब्लड का जमना, ठीक है, क्लॉट हो जाना, उसके लिए इम्पॉर्टेंट होता है, मतलब वो ना हो इस वजह से वहाँ पर फाइब्रोनोजन इज़ इम्पॉर्टेंट, ठीक है। नेक्स्ट है ग्लोब्यूलिन्स। ग्लोब्यूलिन्स जो होते हैं प्राइमरी इन्वॉल्व इन डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ द बॉडी, मतलब कि बॉडी को डिफेंस करते हैं, मतलब कि प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं, ठीक है। और एल्ब्यूमिन्स हेल्प इन द ऑस्मोटिक बैलेंस, और एल्ब्यूमिन्स जो होते हैं बॉडी के ऑस्मोटिक बैलेंस को मेंटेन करके रखते हैं। प्लाज्मा ऑल्सो कंटेन्स ए स्मॉल अमाउंट ऑफ मिनरल्स लाइक सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ठीक है, इस तरीके कुछ उसमें दूसरे एलिमेंट्स, मिनरल्स भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स, लिपिड्स एक्सेट्रा आर ऑल्सो प्रेजेंट इन द प्लाज्मा एज दे आर ऑलवेज इन द ट्रांजिट इन बॉडी। कुछ ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स और लिपिड्स भी प्लाज्मा में प्रेजेंट होते हैं क्योंकि वो हमेशा बॉडी के अंदर किसी ना किसी रूप में आते रहते हैं। जैसे हम कुछ चीज़ें खाते हैं उसमें ग्लूकोज का अमाउंट होता है ना, ठीक है। फैक्टर्स फॉर कोगुलेशन और क्लॉटिंग ऑफ द ब्लड आर ऑल्सो प्रेजेंट इन द प्लाज्मा इन एन इनएक्टिव फॉर्म। जो फैक्टर्स होते हैं कोगुलेशन के वो इनएक्टिव फॉर्म में प्लाज्मा के अंदर प्रेजेंट होते हैं। प्लाज्मा विदाउट द क्लॉटिंग फैक्टर्स इज कॉल्ड द सीरम। जिसमें क्लॉटिंग फैक्टर नहीं होता उस प्लाज्मा को हम सीरम बोलते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट है फॉर्म्ड एलिमेंट्स। Erythrocytes, leukocytes and the platelets, they are collectively called the form elements and they constitute nearly 45% of the blood, ठीक है। अर्थ्रोसाइट्स क्या है, आरबीसीज होते हैं, रेड ब्लड सेल्स जो होते हैं उनको अर्थ्रोसाइट्स कहा जाता है। मोस्ट अबंडेंट होते हैं, most abundant cells in the blood. A healthy adult man has on an average 5 million to 5.5 million of RBCs, ठीक है ना। एक हेल्दी पर्सन के अंदर 5 से 5.5 मिलियंस ऑफ RBCs जो है उसके ब्लड में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इसके बाद अ हेल्दी एडल्ट मैन हैज़ ऑन एवरेज 5 to 5.5 मिलियन ऑफ RBCs of the blood. RBCs are formed in the red bone marrow in adults. Adults में RBCs red bone marrow में present होते हैं। RBCs are devoted of nucleus in most of the mammals and are biconcave in shape, ठीक है। devoted होते हैं बहुत सारे न्यूक्लियस के अंदर, बहुत सारी मैमल्स में, मोस्ट ऑफ द मैमल्स में, एंड आर बाइकॉन्केव इन शेप, देयर शेप इज बाइकॉन्केव, ठीक है। दे आर रेड इन कलर बिकॉज ऑफ आयरन कंटेनिंग कॉम्प्लेक्स प्रोटीन, जिसको हम बोलते हैं हेमोग्लोबिन। उनका कलर रेड होता है बिकॉज ऑफ द हेमोग्लोबिन, हैंस द कलर एंड द नेम ऑफ दीज सेल्स। A healthy individual has 12 to 16 grams of hemoglobin in every 100 ml of the blood. एक healthy person में 12 to 16 ग्राम ऑफ hemoglobin जो है वो प्रेजेंट रहता है। These molecules play a significant role in the transport of respiratory gases. RBCs have an average lifespan of 120 days, after which they are destroyed in the spleen. RBCs का लाइफ स्पैन होता है 120 डेज का अप्रॉक्स। इसके बाद क्या होता है कि वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं स्प्लिन में, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है ल्यूकोसाइट। ल्यूकोसाइट्स जो होते हैं वाइट ब्लड सेल्स होते हैं, are also known as the WBCs or the white blood cells. They are colorless due to the lack of hemoglobin. वो कलरलेस होते हैं क्योंकि उनमें हेमोग्लोबिन प्रेजेंट नहीं होता, ठीक है। दे आर न्यूक्लिएटेड एंड आर रिलेटिवली लेजर इन नंबर विच एवरेज 6000 to 8000, ठीक है ना।
ब्लड में ल्यूकोसाइट्स जो होते हैं जनरली शॉर्ट लाइव्ड होते हैं एज कम्पेयर टू आरबीसीज। वी हैव टू मेन कैटेगरीज ऑफ द ल्यूकोसाइट्स, दैट इज डब्ल्यूबीसीज। एक होते हैं ग्रैन्युलोकोसाइट्स, दूसरे होते हैं एग्रैन्युलोकोसाइट्स। ठीक है, न्यूट्रोफिल्स, एजिनोफिल्स और बेसोफिल्स जो होते हैं डिफरेंट टाइप्स के ग्रैनुलोसाइट्स होते हैं। ठीक है, ये दिया है ग्रैनुलोसाइट्स और एग्रैनुलोसाइट्स। इसमें न्यूट्रोफिल्स, एजिनोफिल्स और बेसोफिल्स जो होते हैं एक टाइप के ग्रैनुलोसाइट्स होते हैं, जबकि जो लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स होते हैं वो एग्रैनुलोसाइट्स होते हैं। ठीक है, न्यूट्रोफिल्स जो होते हैं आर द मोस्ट अबंडेंट सेल ऑफ द टोटल डब्ल्यूबीसीज, मतलब कि सबसे ज़्यादा डब्ल्यूबीसीज में न्यूट्रोफिल्स होते हैं प्रेजेंट। फिर होते हैं बेसोफिल्स, देन न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट्स जो होते हैं वो फेगोसाइटिक सेल्स होते हैं, जो कि फॉरेन सेल्स को डिस्ट्रॉय करते हैं बॉडी में एंटर होने से। ठीक है ना, मतलब कि अगर कोई फॉरेन सेल है तो उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। ठीक है, बॉडी में जैसे ही वो एंटर होता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है बेसोफिल्स। बेसोफिल्स जो है वो बहुत सारे हॉर्मोन्स को सीक्रेट करता है, जैसे कि हिस्टामिन, सेरोटोनिन और हेपेरिन। ठीक है ना, विच आर इन्वॉल्व इन द इन्फ्लेमेटरी एक्शंस। इसके बाद नेक्स्ट है एजिनोफिल्स रेजिस्ट इन्फेक्शंस एंड आर आल्सो एसोसिएटेड विद एलर्जिक रिएक्शन। मतलब कि एजिनोफिल्स जो होते हैं जितने भी एलर्जिक रिएक्शंस होते हैं, कुछ इन्फेक्शंस होते हैं, उनमें इनका इन्वॉल्वमेंट रहता है। लिम्फोसाइट्स जो होते हैं वो दो मेजर टाइप के होते हैं, बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स। बोथ द बी एंड टी लिम्फोसाइट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर इम्यून रिस्पॉन्स ऑफ द बॉडी। ठीक है, प्लेटलेट्स नेक्स्ट है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स आर ऑल्सो कॉल्ड थ्रम्बोसाइट्स। प्लेटलेट्स को थ्रम्बोसाइट्स भी बोलते हैं। आर द फ्रेगमेंट्स, सेल फ्रेगमेंट्स प्रोड्यूस्ड फ्रॉम मेगाकार्योसाइट्स। ठीक है, मेगाकार्योसाइट्स एक स्पेशल टाइप के सेल होते हैं जो कि हमारे बोन मैरो में प्रेजेंट होते हैं। ब्लड नॉर्मली कंटेन्स 1,50,000 to 3,50,000 प्लेटलेट्स। ठीक है, प्लेटलेट्स काउंट जो होता है एक नॉर्मल पर्सन का वो इतना रहता है। Platelet can release a variety of substance, most of which are involved in the coagulation or the clotting of the blood. Platelets से भी coagulation और clotting का जो है interconnection है। A reduction in their number can lead to the clotting disorder. अगर platelets का नंबर डिटेक्ट हो जाएगा, मतलब कि कम हो जाएगा नंबर, रिडक्शन हो जाएगा नंबर में, तो क्लॉटिंग जो है वो हो सकती है। ठीक है ना, क्लॉटिंग डिसऑर्डर्स जो हैं वो देखने को मिल सकते हैं, और या फिर कोई भी इंजरी हुई तो एक्सेसिव ब्लड लॉस होने के भी चांसेस रहते हैं। ठीक है ना, अगर प्लेटलेट्स काउंट कम है, क्योंकि प्लेटलेट्स जो होती हैं क्लॉटिंग के लिए हेल्पफुल होती है, मतलब कि वो क्लॉटिंग कर देती है जिससे कि ब्लड लॉस होने से बच जाते हैं हम। ठीक है, फिर नेक्स्ट है ब्लड ग्रुप्स। एज यू ऑल नो, देखो ह्यूमन बॉडीज़ में डिफरेंट टाइप्स के ब्लड होते हैं, आप सबको पता होगा, सबके ब्लड ग्रुप्स अलग अलग होते हैं। ठीक है ना, तो देखो वेरियस टाइप ऑफ ग्रुपिंग ऑफ द ब्लड हैज़ बीन डन। टू सच ग्रुपिंग्स ABO एंड RH आर वाइडली यूज्ड इन ऑल ओवर द वर्ल्ड। ABO ग्रुपिंग देखते हैं सबसे पहले। ABO ग्रुपिंग जो होती है वो एंटीजन के प्रेजेंस और एब्सेंस पर बेस्ड रहती है। ठीक है ना, मतलब कि chemicals that can induce immune response on the RBCs, namely AB. Similarly, प्लाज्मा जो होते हैं डिफरेंट इंडिविजुअल्स के दो नेचुरल एंटीबॉडीज कंटेन करते हैं। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द एंटीजन्स एंड द एंटीबॉडीज, एंटीजन और एंटीबॉडी के डिस्ट्रीब्यूशन से चार टाइप के ब्लड ग्रुप्स बने हैं, AB और O। ठीक है ना, यू हैव प्रोबेबली नो ड्यूरिंग द ब्लड ट्रांसफ्यूशन, आपको पता होगा कि हर किसी को हर किसी का ब्लड नहीं दिया जाता, मतलब कि वहाँ पर भी कुछ रूल्स होते हैं कि कौन कौन से ब्लड ग्रुप वाले किससे रिसीव कर सकते हैं और कौन से ब्लड ग्रुप वाले किसको डोनेट कर सकते हैं। ठीक है ना, तो देखो यहाँ पर जो टेबल दी हुई है, ब्लड ग्रुप्स एंड डोनर कंपैटिबिलिटी। अगर ब्लड ग्रुप ए है तो उसका एंटीजन होता है ए, और उसकी एंटीबॉडी जो प्लाज्मा के अंदर होती है वो एंटी बी होता है। ठीक है, तो वो उसको कौन डोनेट कर सकता है, ए और ओ। ऐसे ही बी और ओ डोनेट कर सकते हैं। AB में AB भी डोनेट कर सकता है, AB मतलब चारों डोनेट कर सकते हैं, और O जो है वो उसका डोनर ग्रुप क्या होता है, O होता है। ठीक है, तो अबव मेंशन टेबल से ये कह सकते हैं कि O जो है उसमें देखो जिसमें एंटीजन बिल्कुल प्रेजेंट नहीं होते वो यूनिवर्सल डोनर हो सकता है। यूनिवर्सल डोनर इसलिए हो सकता है क्योंकि उसमें कोई भी एंटीजन नहीं है। जब एंटीजन किसी दूसरी एंटीबॉडी से मिक्स करता है तो वहाँ पर कुछ रिएक्शंस हो सकती हैं, इसकी वजह से
ओ में एंटीजन बिल्कुल नहीं है, इसलिए वो यूनिवर्सल डोनर होता है, ठीक है ना, किसी को भी डोनेट कर सकता है। और ए बी में एंटीबॉडीज़ नहीं होती, एंटीबॉडीज़ नहीं होते उसके प्लाज्मा में, इसलिए वो यूनिवर्सल रिसीवर होता है, मतलब कि वो चारों टाइप के ब्लड ग्रुप रिसीव कर सकता है, ठीक है। लेकिन ओ जो है सिर्फ ओ से ही रिसीव कर सकता है, दे सारे ब्लड ग्रुप को दे सकता है। ए जो है क्या कर सकता है, ए से रिसीव कर सकता है या फिर ओ से, क्यों, ओ क्योंकि यूनिवर्सल डोनर है, ठीक है। बी के केस में क्या है, बी सिर्फ बी से रिसीव कर सकता है या फिर ओ से रिसीव कर सकता है, ठीक है। तो देखो, ओ ब्लड कैन डोनेट टू पर्सन विदाउट with any other blood groups and hence O group of individuals are called the universal donor। और जो पर्सन ए बी ब्लड ग्रुप वाले होते हैं वो किसी से भी एक्सेप्ट कर सकते हैं, क्योंकि ए बी ब्लड ग्रुप जो होता है उसको हम यूनिवर्सल रिसिपेंट्स भी बोल सकते हैं, क्योंकि वो चारों टाइप के ब्लड ग्रुप जो है रिसीव कर सकता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है आर एच ग्रुपिंग। एक अनादर एंटीजन है आर एच एंटीजन जिसको बोलते हैं, is present in the rhesus monkey, is also observed on the surface of RBCs of the majority of humans. Such individuals are called the RH positive or the RH negative, ठीक है। अगर उनमें एंटीजन एब्सेंट है तो वो RH नेगेटिव होंगे, एंटीजन प्रेजेंट है तो वो RH पॉजिटिव होंगे। RH नेगेटिव पर्सन जो होते हैं, अगर RH पॉजिटिव के उसमें एक्सपोज होते हैं तो वो उनमें एक स्पेसिफिक एंटीबॉडी का फॉर्मेशन होता है RH एंटीजन्स के अगेंस्ट, ठीक है ना। देखो यहाँ लिखा है, एन आर एच नेगेटिव पर्सन इफ एक्सपोज टू आर एच पॉजिटिव ब्लड will form some specific antibodies against the RH antigens. Therefore, RH group should be also matched before transfusion. इसलिए वहाँ पर भी ट्रांसफ्यूशन के पहले मैच होना ज़रूरी है। A special case of RH incompatibility मतलब कि mismatching can be observed between the RH negative blood of a pregnant mother with the RH positive blood of the fetus। अब RH एंटीजन जो होता है फीटस का वो एक्सपोज नहीं होता नेगेटिव से of the mother in the first pregnancy, as the two bloods are will separated by a placenta, क्योंकि दोनों ब्लड जो है सेपरेटेड है। अगर मदर में आर एच पॉजिटिव है और फीटस में आर एच नेगेटिव है तो वो दोनों प्लेजेंटा इज अ बॉल है ना, तो उससे वो सेपरेटेड रहेंगे, तो वहाँ पर मिक्सिंग नहीं होगी, ठीक है। अब क्या होगा, हाउएवर ड्यूरिंग द डिलीवरी ऑफ द फर्स्ट चाइल्ड, वहाँ पर पॉसिबिलिटी हो सकती है कि मदर का ब्लड जो है उसमें फीटस के ब्लड की कुछ अमाउंट जो है मिक्स हो सकती है, वहाँ पर मिक्सिंग के चांसेस हैं। तो इस केसेस में क्या होता है, मदर स्टार्ट्स प्रिपेयरिंग एंटीबॉडीज़ अगेंस्ट आर एच इन हर ब्लड, इसलिए वहाँ पर एंटीबॉडीज़ का फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाता है। इन केस ऑफ हर सब्सिक्वेंट प्रेगनेंसी द आर एच एंटीबॉडीज़ फ्रॉम द मदर can leak into the blood of the fetus and destroy the fetal RBCs. This could be fatal to the fetus or could cause some anemia or jaundice to the baby। इसकी वजह से क्या हो सकता है कि अगर आर एच नेगेटिव जो है मदर का वो फीटस में अगर मिक्स हो गया तो वो फीटल आरबीसीज जो है, आरबीसी काउंट जो है उसको ख़राब कर देगा, मतलब कि डिस्ट्रॉय कर सकता है, तो जिसकी वजह से फीटस में एनीमिया और जॉइंटिस होने के चांसेस हो सकते हैं, ठीक है। दिस कंडीशन इज कॉल्ड द अर्थ्रोब्लास्टोसिस फियोटेल्स, ठीक है। इस कंडीशन को हम बोलते हैं अर्थ्रोब्लास्टोसिस फियोटेल्स, जिस कंडीशन में मदर का ब्लड जो है वो फीटस के ब्लड से थोड़ा बहुत मिक्स हो गया और जिसकी वजह से बेबी को जॉइंडिस या फिर एनीमिया होने के चांसेस हो गए। सो दिस कैन बी अवॉइडेड बाय द एडमिनिस्ट्रेटिंग एंटी आर एच एंटीबॉडीज़। इसको हम अवॉइड कर सकते हैं एंटी आर एच एंटीबॉडीज से टू द मदर इमीडिएटली आफ्टर द डिलीवरी फॉर द फर्स्ट चाइल्ड, ठीक है ना। नेक्स्ट है कोगुलेशन ऑफ ब्लड। देखो अब आप सबको पता है कि कोगुलेशन क्या होता है, कि ब्लड का रिमूव आउट होना, जैसे कुछ भी छोटी सी चोट लगी है ना, कुछ भी हर्ट हुआ या कट गया तो वहाँ पर क्या होगा कि ब्लड फ्लो होगा, है ना। तो वो ब्लड है जो कि लॉन्ग टाइम तक कैन नॉट डज नॉट कंटिन्यू टू ब्लीड फॉर अ लॉन्ग टाइम, यूजली द ब्लड स्टॉप्स फ्लोइंग आफ्टर सम टाइम। क्या होता है, थोड़ी देर के बाद उसका फ्लो जो है वो बंद हो जाता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ब्लड में कोगुलेशन या फिर क्लॉटिंग प्रेजेंट होती है, ठीक है ना, इन रिस्पॉन्स टू एन इंजरी और अ ट्रॉमा। दिस इज द मैकेनिज्म टू प्रिवेंट एक्सेसिव लॉस ऑफ ब्लड फ्रॉम द बॉडी।
ये जो कोगुलेशन, कोगुलेशन मतलब कि उसका स्टॉप हो जाना, रुक जाना, कोगुलेट हो जाना, ठीक है ना, ये क्या करता है, ब्लड लॉस को रोक देता है। You would have observed a dark reddish brown scum formed at the site of the cut or an injury over a period of time. अब देखो क्या होता है कि जैसे कहीं चोट लगी, ठीक है, तो वहाँ पर थोड़ी देर के लिए ब्लड निकला, फिर ब्लड रुक गया, उसके बाद क्या होता है, एक रेडिश ब्राउन स्किन बन जाती है ना, उस चोट के ऊपर कुछ टाइम बाद। तो क्या होता है कि उसको हम बोलते हैं क्लॉट, क्लॉट जम जाना, ठीक है। और एक्यूगुलम formed mainly of a network of threads called the fibrins, वो फाइब्रिन्स के फाइब्रिन्स का एक नेटवर्क बन जाता है जो कि डेड और डैमेज्ड एलिमेंट्स होते हैं ब्लड्स के, ठीक है, वो ट्रैप्ड हो जाते हैं, एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं, फिर सूख जाते हैं। फिर फाइब्रिन्स जो होते हैं ना, आर फॉर्म्ड बाय द कन्वर्शन ऑफ इनएक्टिव फाइब्रोनोजेंस, फाइब्रोनोजेंस के इनएक्टिव फॉर्म में वो कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है ना, इन द प्लाज्मा बाय द एंजाइमेटिक थ्रोम्बिन। कौन सा एंजाइम होता है वहाँ पे, थ्रोम्बिन होता है। थ्रोम्बिन्स इन टर्न आर फॉर्म फ्रॉम अनदर इनएक्टिव सब्सटेंसेस प्रेजेंट इन द प्लाज्मा कॉल्ड द प्रोथ्रोम्बिन। एन एंजाइम कॉम्प्लेक्स प्रोथ्रोम्बोकिनेस इज रिक्वायर्ड फॉर द अबव रिएक्शन। मतलब कि वहाँ पर क्या है, अलग अलग एंजाइम्स जो हैं वो दैट स्टार्टेड टेक प्लेस, और वहाँ पर एंजाइमेटिक रिएक्शन होना स्टार्ट हो जाती है। तो जब भी कोई इंजरी और ट्रॉमा होता है तो प्लेटलेट्स ऑफ ब्लड जो होते हैं, ब्लड में जो प्लेटलेट्स होती हैं वो रिलीज होना स्टार्ट होती हैं, कुछ फैक्टर रिलीज सर्टेन फैक्टर्स विच इनएक्टिवेट द मैकेनिज्म ऑफ कोगुलेशन, जो कि ब्लड कोगुलेशन के मैकेनिज्म को रोकती हैं, इनएक्टिवेट कर देती हैं। सर्टेन फैक्टर रिलीज बाय द टिश्यू एट द साइट ऑफ इंजरी आर ऑल्सो इनिशिएट कोगुलेशन, वो कोगुलेशन को क्या कर देती हैं, रोक देती हैं। कैल्शियम आयन प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द क्लॉटिंग, कैल्शियम आयंस भी क्लॉटिंग के लिए, क्लॉटिंग की जो प्रोसेस है उसके लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। तो ये था कोगुलेशन, मतलब कि कहीं पर चोट लगना, कुछ समय के लिए वहाँ से ब्लड का रिलीज होना, फिर वहाँ पर रुक जाना ब्लड का, और फिर वहाँ पर क्लॉट कोगुलेशन हो जाना, मतलब कि एक अलग से फाइब्रोनोजन की स्किन बन जाना, दैट इज द क्लॉटिंग एंड द कोगुलेशन, ठीक है। अब नेक्स्ट है लिम्फ, जो कि एक फ्लूइड टिश्यू है, टिश्यू फ्लूइड है, ठीक है। दिस वी आर गोइंग टू कंटिन्यू इन अवर नेक्स्ट क्लास। थैंक यू स्टूडेंट।